भैया, हाउ टू बी इंडिपेंडेंट बिफोर 17? बिफोर 17? आज तो 29 है। तुम लेट हो गए। आई एम सॉरी, आप लेट हैं। ठीक है। तो अब तुम बात कर रहे हो 17 ईयर्स ऑफ एज से पहले इंडिपेंडेंट होने की। ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? तुम इंडिपेंडेंट ही पैदा हुए थे। जब से तुम पैदा हुए हो तुम इंडिपेंडेंट हो, है ना? तुम्हारे पास नहीं है कि अपने खुद के लंग्स, अपना ब्रेन। ब्रेन के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पास अपने लंग्स होंगे, है ना? अपनी बॉडी होगी पूरी कंप्लीट, है ना? अपने हाथ पैर तुम्हारे पास होंगे, तुम इंडिपेंडेंट हो। क्लियरली पूछा करो ना, हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर 17 ईयर्स ऑफ एज, या बिफोर आई गेट 17। ठीक है। वो मैं समझ गया कि तुम बात कर रहे हो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। तो बात ये है कि अपना जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो एम है वो क्या है? क्या हमें कुछ बड़ा करना है, उसके लिए हम पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, या हम ट्रेंड में बहकर, है ना, हमें ऐसा लग रहा है ये ट्रेंडी है ना, कम एज में, है ना, यंग एज में हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, छाती ठोकने वाली बात हो गई है तो, है ना? अगर ये मोटिव है तो फिर तो तुम्हें इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, एक बार तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो ना, एक बार कोई अर्न करने लगता है ना, तो पता नहीं कहाँ से उसके पंख लग जाते हैं, है ना? उसके दिमाग पे पंख लग जाते हैं और दिमाग कहीं उड़ जाता है। अक्सर ऐसा होता है। वो लोग जो मनी हैंडल नहीं कर पाते, वो लोग जो मनी वो डिजर्व नहीं करते एक्चुअली, अगर किसी तरह से उनको मिल गई, ठीक है, क्योंकि इसमें लक फैक्टर भी होता है ना? सपोज उनको वो मिल गई और उनके पास इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि वो उसको हैंडल कर पाएंगे, ये उनके लिए एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो जाएगी, है ना? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर किसी के लिए नहीं होता अर्ली एज पे। एक बार आप मैच्योर हो जाओगे, आप 25-24 साल के हो गए, तो फिर आप ठीक है, आप मनी को हैंडल कर सकते हो, अभी तक तो कर ही लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं तब भी नहीं कर पाते ठीक से, या अगर मनी कम होती है तो ही हैंडल कर पाते हैं, ज़्यादा हो जाती है तो उसको हैंडल नहीं कर पाते, सो वो मनी एकदम से एवापोरेट हो जाएगी, है ना? तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, है ना, और उसके बाद स्टेबिलिटी मेंटेन रखना। अच्छा, मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहोगे अपनी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल नीड के हिसाब से, अभी आपकी फाइनेंशियल नीड क्या है? मुश्किल से 30,000 रुपये होगी। अगर सपोज आपको एक अपने अलग फ्लैट में भी रहना है ना, आपको एक अपना अलग रूम लेके रहना है, आप अलग, आपको अपना खाने पीने का सिस्टम बिल्कुल अलग करना है, सारी जो चीज़ें आपको अलग करनी है, आपको अपना अलग पीसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अदर देन एसेट्स आपके जो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? ज़्यादा से 30,000, है ना? या अगर आपको लग्जूरियस भी जीना है ना, अदर देन एसेट्स, तो आपको 50,000 देने पड़ेंगे। 50,000 की ज़रूरत है आपको। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी करंट फाइनेंशियल नीड है। इसके लिए हो सकता है कि आप कुछ दो चार कौड़ी का काम करके आप किसी तरह से 30 से 40 हज़ार आप अर्न करने लगो, और उससे आपकी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन फ्यूचर में जब आपके खर्चे बढ़ेंगे, फ्यूचर में जब आप फैमिली के अंदर आओगे, है ना, जब आप अपनी खुद की फैमिली बनाओगे, तब आपके खर्चे जो होंगे वो, अगर मैं इन्फ्लेशन काउंट करूं तो वो 2 लाख से नीचे नहीं होने वाले, ध्यान रखना। तो अभी 30-40 हज़ार की बात कर रहे हो, आप बैचलर हो इसलिए आप चौड़ रहे हो कि भाई खर्चे कम है और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। लेकिन जब फ्यूचर में, जब आपको ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप गड़बड़ कर दोगे। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत गंदा गेम हो सकता है जो आप अपने साथ खेल सकते हो। समझ रहे हो? तो आपको सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना, आपको अपना जो फाइनेंस है वो ग्रो भी करना है ना, ओवर द ईयर्स उसको ग्रो भी करना है। तो क्या है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनेट पे आप जाओगे, आपको दिखेगा, कोई आपसे बोलेगा लो ई कॉमर्स कर लो, कोई आपसे बोलेगा ड्रॉप शिपिंग कर लो, कोई आपसे बोलेगा अफिलिएट मार्केटिंग कर लो। ये सब टर्म्स आप सुन चुके होगे, आई होप। कौन कौन है जो ये सारे टर्म्स सुन चुका है कि इनसे पैसे कमाए जा सकते हैं? कौन कौन है ये सुन चुका है इन सारी चीज़ों के बारे में? ऑलमोस्ट सब लोग सुन चुके हैं, ठीक है। ठीक है। कोई कह रहा है एफिलिएट तो फ्रॉड है। तो आप देख रहे हो कि क्विक मनी के लिए, क्विक एंड स्मॉल मनी के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं है। ये लॉन्ग टर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एम करो। दैट इज़ अ वेरी गुड अवेकनिंग एक्चुअली, कि आप सोच रहे हो अपने फाइनेंस के बारे में खुद,
है ना? अपने अफेयर्स, अपने खर्चे, इन सब चीज़ों के बारे में आप खुद सोच रहे हो, दैट इज़ अ गुड स्टार्ट, है ना? लेकिन अ गुड स्टार्ट शुड नॉट बी अ क्विक स्टार्ट। ठीक है? गुड स्टार्ट और क्विक स्टार्ट में अंतर होता है। अगर आप क्विक स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो फिर हो सकता है आप कुछ गड़बड़ कर दो। कुछ ऐसी चीज़ कर लो जो कि टेम्परली बहुत टेम्पटिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सफ़र करोगे उस चीज़ से, तो वो चीज़ काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, ये सॉल्यूशन क्या है ये बताओ, है ना? तो यहाँ पे तुमने एक और फॉलोअप क्वेश्चन पूछा है कि वॉट एवर आई शुड डू शुड बी इन डायरेक्शन विच इन विच आई बिल्ड माई फ्यूचर, व्हाट कैन बी द एरियाज। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या एरियाज होंगे जिसमें वर्क कर पाऊंगा, तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऑलराइट। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि जिसका जो बेसिस है वो बहुत स्ट्रांग हो। या सपोज तुम ये सारी चीजें करते हो, ठीक है, कि तुम ड्रॉप शिपिंग करने लगे, ऐसा कुछ करने लगे, या तुम्हें लगा यार ये स्टार्टअप आइडिया अच्छा है, इस पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये आइडिया अच्छा है, वो आइडिया अच्छा है, 6 महीने बाद लगा नहीं ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा है। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो, ये सब चीज़ें अनरिलायबल है, मैं तुम्हें बताऊँ साफ साफ। तो जब हम स्टेबिलिटी सीख कर रहे होते हैं तो हम अनरिलायबल चीज़ों की तरफ नहीं जाते, है ना? हम एक स्टेबल बेस बनाते हैं। ध्यान रखना, जिसका बेस स्टेबल होगा ना वो उतना ही फ्री हो पाएगा। स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम आर अपोजिट। जितना आप स्टेबल होने की कोशिश करोगे उतना ही लेस फ्री होगे। लेकिन स्टेबल बेस बनाना और उसके ऊपर फ्रीली एक्रोबैटिक्स करना, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज अ डिफरेंट लेवल। समझ पा रहे हो? कुछ लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी स्टेबिलिटी सीख करते रहते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्टार्ट में, जब तुम बिगनिंग फेज में हो, तब तुम्हें एक स्टेबिलिटी लेके आनी है। जो तुम्हारा फाइनेंस है उसके वो एक स्टेबल बेस के ऊपर आधारित होना चाहिए, ताकि तुम बाद में उसके ऊपर कुछ भी फ्री कर सको। एक सर्कस में कोई भी फ्रीली कहीं से भी कहीं पे भी उछलता रहता है, क्योंकि नीचे एक बहुत बड़ा सा बढ़िया सा नेट लगा हुआ है। अगर वो नेट हटा दो, फिर देखते हैं कितने लोग उछलते हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो ये जो स्टेबल बेस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें अब ये स्टेबल बेस वाली चीजें क्या है भैया, ये बताओ। जैसे कि सपोज तुम एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन गए, अब प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, दिस इज अ स्टेबल बेस। समझ रहे हो कि तुम्हारी स्किल्स तुम्हारा बेस है, कोई एक दो ट्रेंडी चीजें नहीं है जिनका ट्रेंड अभी है 2 साल बाद नहीं होगा। वो जो ट्रेंडी चीजें हैं या जो फ्लेकी आइडियाज हैं वो तुम्हारा बेस नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बेस होनी चाहिए तुम्हारी स्ट्रॉन्ग स्किल्स। जैसे जो कॉलेज में जाते हैं जो लोग, उनका बेसिस होता है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग टैग है, स्ट्रॉन्ग डिग्री है, और वो कहीं पे भी दरवाजा खटखटाएंगे उन्हें कोई ना कोई तो अंदर ले ही लेगा। ये उनका बेस है, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट तरह का जो बेस है वो क्या हो सकता है, तुम्हारी खुद की स्किल्स, तुम्हारी खुद की नॉलेज, तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस, तुम्हारी खुद की एबिलिटीज। तो शुरू में हमें फोकस करना है ऐसी स्किल्स को बिल्ड करने में जिससे हो सकता है कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद तुम कुछ अर्निंग शुरू कर सको। मतलब ऐसी स्किल्स जिसकी लोगों को जरूरत है, वो तुम उनको प्रोवाइड करोगे एंड यू विल अर्न इन रिटर्न। सो दिस इज अ स्टेबल थिंग, कि पहले तुम वर्क कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स 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 इंक्रीज करने पे। दिस इज अ स्टेबल बेस बिकॉज दिस वोंट शेक। ठीक है, आज तुम्हारा स्टार्टअप है, कल नहीं है। आज आइडिया आया, कल कल लगा आइडिया बेकार है। आज सब लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आज तुम्हें प्रोग्रामिंग आती थी, आज तुम एक वेबसाइट बना सकते हो और कल भूल गए? ये तो नहीं हो सकता। अगर आज वेबसाइट बना सकते हो, कल भी बना सकते हो, परसों भी बना सकते हो, हमेशा बना सकते हो। तुम्हारी स्किल्स जो हैं, तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज हैं, वो सबसे ज्यादा रिलायबल चीजें हैं यहाँ पे। तुम्हारे आइडियाज रिलायबल नहीं है, क्योंकि आइडियाज कल चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, किसी की सेल्स स्किल्स हैं, किसी की डिजाइनिंग स्किल्स हैं, किसी की कोडिंग स्किल्स हैं, किसी की कुछ और स्किल्स हैं, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, किसी की वीडियो मेकिंग स्किल्स हैं, किसी की एनिमेशन स्किल्स हैं, किसी की टीचिंग स्किल्स हैं। क्या ये स्किल्स ओवरनाइट हट सकती हैं? ये कभी नहीं हटेंगी। ओवरनाइट तो क्या, कभी नहीं हटेंगी। समझ रहे हो?
और जो इन स्किल्स को शार्प भी करता रहता है उस वो तो फिर इंक्रीजिंग फेज में चला जाता है, सिर्फ स्टेबल फेज में नहीं, इंक्रीजिंग फेज में। समझ रहे हो इस बात को? तो ये रिलायबल चीज़ है जिस पे वर्क करना चाहिए। कोई एक स्किल चूज करो एटलीस्ट जिस पे तुम मास्टरी हासिल कर सको। और वो स्किल ऐसी स्किल नहीं होनी चाहिए जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। सपोज तुम स्केटिंग स्किल सीख लेते हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बस एक स्केटिंग टीचर बन सकते हो, है ना? लेकिन क्या इसकी ज़रूरत है लोगों को? क्या लोग इसके लिए तुम्हें पे करेंगे? दैट डिसाइड्स मैनी थिंग्स, है ना? लेकिन डेफिनेटली अभी के ट्रेंड से ये पता चल रहा है कि अगले 5-10 साल तक जिसको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है उसको लोग पे करेंगे अनडाउटेडली। जिसको डिजाइनिंग स्किल्स है, जिसकी सेल्स स्किल्स हैं, वो तो 50 साल तक रहने वाला है अनडाउटेडली। समझ रहे हो ना? समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि क्या चीज़ रिलायबल है, किस चीज़ पे अपन स्टेबल बेस बना सकते हैं, और क्या चीज़ अनरिलायबल है ना? तो ये चीज़ें जो करना चाहिए, क्विक फाइनेंस के पीछे नहीं भागना। ठीक है? तो जिसकी स्किल्स होती है ना, जिसकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स होती हैं, तुम भूल रहे हो कि जितने भी लोग हैं ना जिनसे तुम इंस्पायर होते हो, चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, ये सारे बहुत ही स्किल्ड लोग थे। इनमें से कोई ऐसा अनस्किल्ड लीडर नहीं था जो अपनी चीज़ में स्किल्ड नहीं है ना? मोस्ट ऑफ देम वर एक्चुअली प्रोग्रामर्स। अगर वो कोई चीज़ टेक्निकल शुरू कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली प्रोग्रामर्स, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है? समझ रहे हो ना? तो ये एक्चुअली स्किल्ड लोग थे। वो स्किल उनका बेसिस था, इन केस उनकी चीज़ वर्क नहीं करती, उनकी स्किल्स हमारे उनके पास हमेशा थी। तो जिन भी लोगों से तुम इंस्पायर होते हो वो सब स्किल्ड लोग हैं, है ना? तो एक चीज़ जो तुम्हें सबसे पहले उनसे सीखनी चाहिए वो थी स्किल्स। उन्होंने सालों लगा दिए स्किल बिल्ड करने पे, उसके बाद उनके पास फाइनेंस आना शुरू हुआ। मैं लिटिल फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, है ना? तो पहले इस पे फोकस करना है, और ऐसी स्किल्स पे, अगर तुम फाइनेंस ओरिएंटेड होना चाहते हो तो तुम ऐसी स्किल्स पे फोकस करो जो कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंस लेके आएंगी, है ना? ऐसी स्किल्स जिसकी लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि उसी के लिए वो पे करेंगे जिसकी उन्हें ज़रूरत है। जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है वो पे क्यों करेंगे तुम्हें?